अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 6। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ द लैंड एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's talk about Pakistan, our dear country. Most of country has a warm or hot climate with fairly little rainfall. यानी कि हमारी कंट्री का क्लाइमेट कैसा है? या तो ज़्यादातर गर्म रहता है या फिर वार्म। इट इज़ हॉट और वार्म। वार्म हम कहते हैं जो थोड़ा बहुत गर्म होगा और थोड़ा बहुत ठंडा होगा विथ फेयरली लिटिल रेनफॉल, और थोड़ी बहुत बारिश भी होती है। यानी कि हमारी कंट्री का जो ओवरऑल क्लाइमेट है, जो कुछ सालों के लिए मौसम रहता है, वेदर रहता है, दैट इज वार्म और हॉट। या वो नॉर्मल रहता है, मॉडरेट, या फिर हॉट, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और थोड़ी बहुत बारिश भी होती रहती है। Where there is water or from irrigation, large amounts of fertilizers are needed for better crops. अब जहाँ पे पानी मौजूद है, या तो बारिश की वजह से या फिर इरिगेशन की वजह से, वहाँ पे भी आपको लार्ज अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि ऑल्दो वहाँ पे बारिश होती रहती है, पानी मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद रिक्वायर्ड होती है। हमें किसी भी ज़मीन के लिए फर्टिलाइजर्स उस वक्त रिक्वायर्ड होते हैं जब उस ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और उस वजह से फसलें ठीक से उगती नहीं हैं। तो अगर किसी जगह पे बेशक पानी मौजूद हो लेकिन वहाँ की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ ना हो, तो फिर उसके लिए हमें यूज़ करने पड़ती है खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स। कंपोजिशन ऑफ लैंड इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो डिवाइडेड है मुख्तलिफ एरियाज में। यानी कि कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे सहरा हैं, कहीं पे जंगलात हैं। तो हमारे मुल्क में फॉरेस्ट हैं 5% एरिया पे। देन पुअर स्क्रब एंड वेस्ट लैंड। पुअर स्क्रब, स्क्रबी हम उस ज़मीन को कहते हैं जिस पे श्रब्स उगे हुए होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उगे हुए होते हैं। यानी कि आप उस ज़मीन को इरिगेशन के लिए या फिर फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इतनी ज़रखेज़ नहीं होती। तो जो पुअर स्क्रब एंड वेस्ट लैंड है वो है 16%। देन एग्रीकल्चरल लैंड इज 37%। यानी कि जहाँ पे ज़राअत का काम किया जाता है या किया जा सकता है वो ज़मीन है ऑलमोस्ट 37%। देन माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, यानी कि जिस ज़मीन पे या तो पहाड़ियाँ मौजूद हैं या फिर सहरा मौजूद हैं, वो है 42%। अब इन चारों कैटेगरीज में से आप जिस जगह पे फसलें उगा सकते हो वो है एग्रीकल्चरल लैंड। बाकी तीनों जगहों पे आप फसलें नहीं उगा सकते। जंगलात में फसलें नहीं उगाई जा सकती, या पुअर स्क्रब एंड वेस्ट लैंड के एरिया में फसलें नहीं उगाई जा सकती, ना ही ऐसे एरिया में जहाँ पे पहाड़ मौजूद हो या सहरा मौजूद हो। ऑल्दो आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि वो हमारे मुल्क के सहराओं में भी किसी तरह एग्रीकल्चर लैंड सेटअप करे, यानी कि वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए और उस ज़मीन को भी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली और डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा कि आप किसी सहरा में इतना पानी पहुँचाओ कि वहाँ पे फसलें उगाई जा सकें। Now let's talk about irrigation. Irrigation हम कहते हैं आबपाशी के निज़ाम को। So farming is saved by a wonderful system of irrigation which is based on river Indus and its tributaries. तो अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए इरिगेशन के मामले में यानी कि आबपाशी के मामले में, तो हमारी जो बहुत से एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जहाँ पे ज़राअत का काम किया जाता है, वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है रिवर इंडस का एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इससे निकलने वाली छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज का, स्ट्रीम्स का। सो फार्मिंग इज सेव्ड बाय वंडरफुल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फार्मिंग की जाती है एंड इट इज सेव्ड, बचाई जाती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ जहाँ पे पानी मौजूद नहीं भी है या बारिशें नहीं भी हुई, वहाँ पे फार्मिंग की जाती है क्योंकि वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है इरिगेशन के थ्रू, आबपाशी के निज़ाम के थ्रू। और वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी आता है रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। 3/4 of the farmland has to be irrigated to get good crops. So 3/4 of the farmland यानी कि किसी भी farmland की जो 3/4 हैं
उनको इरिगेट किया जाता है टू गेट गुड क्रॉप्स। इरिगेट करने का मतलब है यानी उन तक पानी पहुंचाया जाता है ताकि वहां पे अच्छे से फसलें उगाई जा सकें। Huge dams have been built across deep valleys in the north to hold back the water during flood time. अब पुराने वक्तों में क्या होता था कि गर्मियों में जो नदरन एरियाज में ग्लेशियर्स हैं या जो पहाड़ों पर बर्फ मौजूद होती थी वो पिघलने लग जाती थी। उसकी वजह से हमारे दरियाओं में और नदी नालों में तूफ़ानी आ जाती थी, सैलाब आ जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। क्योंकि जो पहाड़ के दामन में इलाके होते थे, पहाड़ों पर जो बर्फ थी जब वो पिघलती थी और सैलाब आता था तो नीचे के इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान होता था सैलाब के पानी की वजह से। लेकिन अब क्या होता है कि ह्यूज डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस डीप वैलीज। बड़े बड़े डैम्स बना दिए गए हैं। ह्यूज डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस डीप वैलीज। वैलीज हम किसको कहते हैं? वादी को, यानी कि दो पहाड़ों के दरमियान का जो एरिया होता है उसको हम वैली कहते हैं। इन द नॉर्थ टू होल्ड बैक द वाटर ड्यूरिंग फ्लड टाइम। अब क्या किया गया है कि हमारे जो नदरन एरियाज हैं वहां पे डीप वैलीज में बना दिए गए हैं ह्यूज डैम्स, ताकि जो पानी गर्मियों में पिघल कर नीचे आए उसकी वजह से कोई सैलाब ना आए, बल्कि वो पानी यूटिलाइज किया जा सके। उसको हमारे डैम्स यूटिलाइज करें ताकि उससे बिजली बनाई जा सके और वो बाकी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। The water is released steadily throughout the year to provide a constant supply. अब जो पानी है वो पूरा साल रिलीज किया जाता है, steadily यानी कि मुसलसल। अब पूरा साल तो हमारे मुल्क में बारिश होती नहीं है, इसीलिए जो पानी बारिशों के वक्त में सेव किया जाता है या तब सेव किया जाता है जब बर्फ पिघलती है, वो पूरा साल बाकी के मुल्क को प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे आपको इरिगेशन के पानी की ज़रूरत होती है या जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होना होता है, वहाँ पे ये पानी प्रोवाइड किया जाता है। Further downstream, smaller dams and barrages have been built to further control the water. इसके अलावा जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनके अलावा there are smaller dams, छोटे डैम्स and barrages. इसके अलावा छोटे डैम्स और बैराजेस भी बनाए जाते हैं। पहले बड़े बैराजेस या बड़े डैम्स होते हैं, उसके आगे फिर स्मॉल साइज डैम्स या बैराजेस बनाए जाते हैं ताकि पानी के फ्लो को फर्दर कंट्रोल किया जा सके। आप बैराजेस की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इनमें डिफरेंट गेट्स बनाए जाते हैं और वो गेट्स कंट्रोल करते हैं पानी के फ्लो को, और वो गेट्स तभी खोले जाते हैं जब किसी एरिया को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर पीछे जो पानी का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको वो गेट्स कुछ देर के लिए खोलने पड़ते हैं या कुछ अरसे के लिए खोलने पड़ते हैं ताकि प्रेशर की वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हो। वाटर फ्रॉम रिवर इंडस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस पंजाब एंड सिंध। अब रिवर इंडस से जो वाटर आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस पंजाब एंड सिंध। तो सवाल ये बनता है कि ये पानी ज़्यादातर पंजाब या सिंध को ही क्यों दिया जाता है, बाकी प्रोविंसेस को क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि पंजाब और सिंध में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है, यानी कि ये हमारे दो ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा काम होता है। यहाँ पे ज़्यादातर ज़रखेज़ ज़मीन मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी प्रोवाइड किया जाता है इरिगेशन के थ्रू ताकि फसलें उगाई जा सकें, और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ वाटर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और वाटर सोर्सेज की, जैसे कि पर्शियन व्हील्स। पर्शियन व्हील्स की पिक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है। ये क्या होते हैं? These are clay pots fastened to a belt powered by oxen walking in a circle. तो बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक व्हील होता है जिसके साथ क्ले पॉट्स लगे हुए होते हैं और वो व्हील मूव करता है एक बेल्ट के थ्रू। अब वो बेल्ट किस तरह मूव करती है, उस बेल्ट को चलाने के लिए नॉर्मली किसी ताकतवर जानवर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉर्मली ऑक्सन होती है या कोई भी गाय भैंस जो जरा ताकतवर हो, और जब चक्कर ले तो उस बेल्ट को घुमाया जा सके। उस बेल्ट के घूमने की वजह से घूमता है वो व्हील जिस पर क्ले पॉट्स लगे हुए होते हैं और पानी ऊपर की तरफ लाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्यूब वेल्स। हमारे खेतों में ट्यूब वेल्स भी लगाए गए हैं, लेकिन ट्यूब वेल्स होते क्या हैं? नैरो डीप वेल्स ड्रिल्ड बाय मशीनरी। दीज आर बेसिकली नैरो यानी कि थोड़े तंग होते हैं
डीप वेल्स, बहुत ही गहरे कुएं जो कि मशीनरी के थ्रू ड्रिल किए जाते हैं, यानी कि ज़मीन में प्रॉपर ड्रिलिंग की जाती है एक तरीके से और ढूंढा जाता है कि किस लेवल पे जाके पानी मिलता है। जिस लेवल पे जाके आपको पानी मिल जाता है उस लेवल तक वो ट्यूब डाली जाती है जिसके थ्रू पानी को ऊपर खींचा जाएगा। ट्यूबवेल्स नॉर्मली खेतों में लगाए जाते हैं ताकि जो फसलें हैं उनको पानी प्रोवाइड किया जा सके। और वैसे तो पर्शियन व्हील्स या जो कुएं होते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन ट्यूबवेल्स इतना जल्दी नहीं सूखते और ये काफ़ी लंबा अरसा आपको पानी प्रोवाइड करते रहते हैं। और जो पानी ये प्रोवाइड करते हैं इट इज़ नॉर्मली रियली कोल्ड, क्योंकि वो ज़ेरे ज़मीन पानी होता है। गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल ऑफ द विलेजेस, लेकिन ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, क्योंकि उनके ऊपर एक पंप लगा हुआ होता है जो कि चलता है बिजली से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से, और उसी का प्रेशर पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कोशिश कर रही है कि तमाम विलेजेस में यानी कि तमाम देहातों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए ताकि लोग ट्यूबवेल से फ़ायदा उठा सके, खेतों में ट्यूबवेल्स लगवाए जा सके और फसलों को पानी दिया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट, यानी हमारे मुल्क के जंगलात। Much of the country was covered with trees, but most of these have been cut down for firewood or building. यानी कि एक वक्त था जब हमारी कंट्री का एक बड़ा हिस्सा जंगलात से कवर था, बहुत से दरख्त मौजूद थे। But most of these have been cut down for firewood or building. लेकिन अब इसमें से बहुत सी लकड़ी यानी कि बहुत से दरख्त काट लिए गए हैं फॉर फायरवुड, आग जलाने के लिए, या फिर फॉर बिल्डिंग या बिल्डिंग्स में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके लिए। इसके अलावा भी वुड का बहुत सा यूज़ होता है, जैसे कि फर्नीचर बनाया जाता है और भी बहुत से यूजेस हैं, पेपर बनाया जाता है। तो अब हमारे मुल्क में उस तादाद में जंगलात मौजूद नहीं है जितने पहले कभी हुआ करते थे, क्योंकि लोग काट लेते हैं दरख्तों को या तो आग जलाने के लिए या फिर बिल्डिंग्स में यूज़ करने के लिए और फॉर मेनी अदर पर्पसेस। Some trees grow along the banks of rivers or canals where their roots help to stabilize the soil. अब जो कुछ दरख्त हैं वो ग्रो करते हैं किनारों पर दरियाओं के या कैनाल्स के, where their roots help to stabilize the soil. जहाँ पर उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो सॉइल को स्टेबलाइज करने का काम करती हैं। सॉइल को स्टेबलाइज करने का क्या मतलब है? जब भी कोई दरख्त उगता है या कोई पौधा दरख्त बनता है तो उसकी रूट्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो अपने इर्द गिर्द की मिट्टी को जकड़े रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं। अगर आप दरख्तों को काट देते हो तो इसका मतलब है कि जो रूट्स हैं, जो ऊपर की अच्छी मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जकड़े रखती हैं, वो भी बह जाती हैं। जैसे ही तेज पानी आता है, प्रेशर से पानी आता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है या किसी इलाके में सैलाब आ जाता है। अब दरख्त ये फंक्शन भी प्ले करते हैं कि अगर बहुत प्रेशर से किसी तरफ से पानी आ रहा है तो वो पानी जब मुसलसल दरख्तों से टकराता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप दरख्तों को काट दोगे तो फिर उस प्रेशर को रोकने के लिए कोई चीज़ रास्ते में मौजूद नहीं होती और वो पानी फिर नुकसान पहुंचाता है लोगों को और घरों को। और इसी वजह से होती है इरोजन भी। इरोजन यानी कि ऊपर की जो अच्छी मिट्टी होती है, जो टॉप सॉइल होती है, जो कि फसलों के लिए भी अच्छी होती है, वो भी उस पानी के साथ बह जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि दरख्त उगाए जाएं ताकि उनकी रूट्स ऊपर की मिट्टी को पकड़ के रखें और हम वो मिट्टी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें फॉर ग्रोइंग आवर क्रॉप्स। कटिंग ऑफ ट्रीज। Uncontrolled cutting of trees is a major problem, especially in the north. Uncontrolled cutting of trees यानी कि हमारे मुल्क में जिस तेजी से दरख्त काटे जा रहे हैं, दैट इज बिकमिंग अनकंट्रोलेबल, क्योंकि लोग इस चीज़ पर आमादा नहीं होते कि आपने दरख्तों को बहुत ज़्यादा नहीं काटना, क्योंकि इससे अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान होता है। सो अनकंट्रोल्ड कटिंग ऑफ ट्रीज इज अ मेजर प्रॉब्लम। इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। ट्रीज को कट डाउन करने से और भी बहुत से नुकसान होते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है जो कि लिविंग बीइंग्स के लिए अच्छी नहीं है, यानी आपकी हवा ज़्यादा आलूदा रहना शुरू कर देती है, क्योंकि हम ट्रीज़ को एयर प्यूरिफायर्स भी कहते हैं। वो हवा को साफ करते हैं,
तो अगर आप दरख्तों को काटने लग जाओगे तो फिर हवा को साफ करने का सिस्टम भी मुतासिर होगा। स्पेशली इन द नॉर्थ, खासतौर पे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे दरख्तों को बहुत ज़्यादा काटा जाता है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे गैस सप्लाई करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से लोग आग जलाने के लिए दरख्तों को काटते हैं और उस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मसले का हल यही है कि आप उन एरियाज में गैस सप्लाई करो ताकि लोगों को दरख्त ना काटने पड़े। Once the tree cover is gone, it is difficult to replace it. अब जब कोई पौधा एक दरख्त की शक्ल लेता है तो इसमें कई साल लगते हैं और आप सिर्फ एक दरख्त काटते हो तो आप कई साल की मेहनत को ज़ाया कर देते हो। अगर किसी जगह से दरख्त काटे भी जाते हैं और वहाँ पे दोबारा प्लांट्स लगाए भी जाएं तो भी बहुत टाइम लगेगा उन पौधों को दरख्त की शक्ल लेने में। However, the government has a major program for planting new forest. लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट के बहुत से प्लान्स हैं फॉर प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट, नए जंगलात प्लांट करने के लिए, यानी कि बहुत से नए पौधे लगाने के लिए, ताकि पौधों की जो तादाद है वो बढ़ाई जा सके। Now there are two questions in your exercise related to these topics. Question number 1 is, people who use wood for construction cut down trees without much thought. How does this affect forest? उसने आपसे पूछा है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं, हाउ डज दिस अफेक्ट फॉरेस्ट, इसका हमारे जंगलात पे क्या असर होता है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि जब आप ट्रीज को कट डाउन करोगे और फॉरेस्ट को कट डाउन करोगे तो उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी और इसके अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि ट्रीज की वजह से हमारी आबो हवा साफ रहती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को काटोगे तो हमारी आबो हवा भी अफेक्ट होगी। Then there is question number 2. Why is firewood needed in some parts of Pakistan? What is the government trying to do to solve this problem? इस पर भी हमने अभी बात की कि फायरवुड वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे गैस की सप्लाई मौजूद नहीं है। तो लोगों को खाना पकाने के लिए या शदीद ठंड में भी आग की ज़रूरत होती है और इसलिए वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आग जलाई जा सके। Our government is trying to provide supply of gas in these areas, लेकिन क्योंकि ये एरियाज दूर दूर हैं वहाँ पे गैस की सप्लाई पहुँचाना मुश्किल है, इसलिए इस प्रोसेस में अभी टाइम लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।